क्लास में हम अकाउंट्स के बारे में बताए थे। अकाउंट्स, कॉस्ट, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, ये चारों का एक कंबाइंड करके कोर्स आप लोगों का बनाया गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी सब से आया है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जब तक ये जो हमारे तीनों चारों सब्जेक्ट हैं उसका जब तक हम एक इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक फिर इसको कंबाइन करके कैसे बनाएंगे। तो कॉस्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक के अनुसार और सिलेबस के अनुसार जो आपका मैक्सिमम होगा वो कराया जाएगा, और वो भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन हैं, हमको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन को लेकर के तो हम इस तरह से प्रिपरेशन करें जो हम सही रूप से उस क्वेश्चन, वैसे जो आपका सिलेबस है वह भास्ट है, लेकिन जैसे कॉस्ट के संबंध में है तो कॉस्ट के बारे में तो कुछ जानना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अब मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर में इसका जो बैकग्राउंड है, इसका फंडामेंटल है, वो थोड़ा हम लोग समझ लें और उसके बाद टू द पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंट, इसको कहते हैं लागत लेखांकन। ये लागत लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंट का एक सहायक है। ये जहां फाइनेंशियल अकाउंट उचित सूचना देने में असमर्थ है, वहां हम इसकी आवश्यकता हुई। जैसे किसी वस्तु या सेवा का हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद उसके कॉस्ट को निकालना नहीं बल्कि उसको नियंत्रित करने के लिए एक अलग तकनीक की ज़रूरत होती है। वह तकनीक हमें कॉस्ट अकाउंट प्रदान करती है। हमारा फाइनेंशियल अकाउंट उत्पादन की लागत, उत्पादन के लागत में होने वाले परिवर्तन, उत्पादन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टेप उठाया जाए, उत्पादन के लागत का क्लासिफिकेशन, क्योंकि उत्पादन के लागत के कौन सा एलिमेंट्स है जो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, उसी पर न, जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ हमारे फाइनेंशियल अकाउंट देने में असमर्थ हैं। इसलिए हमें एक कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ी, और कॉस्ट अकाउंटेंट जो है लागत ज्ञात करने की तकनीक भी है और एक प्रक्रिया भी है। अब हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, उसका विक्रय मूल्य क्या रखें, तो हम देखते हैं हमारा जो कंपटीटर है उसका विक्रय मूल्य क्या है और मेरा लागत मूल्य क्या है। तो हम अपनी लागत पर ध्यान देते हैं या बाजार के विक्रय मूल्य का ध्यान देते हैं, उसी के अनुसार हम अपने कॉस्ट का निर्धारण करते हैं। अगर मेरा कॉस्ट का लागत बाजार में विक्रय मूल्य के लागत के बराबर है तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? कॉस्ट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारा ओवर एक्सपेंस हो रहा है, तो उस एलिमेंट्स को पहचानना, उसको उचित ढंग से उस पर नियंत्रण करना, ये कॉस्ट अकाउंट ही कर सकता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट से हमें पर यूनिट कॉस्ट निकलता है। केवल पर यूनिट ही नहीं निकलता है, बल्कि जितने कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं सब का पर यूनिट निकालते हैं। फिर इसका कंपेयर करते हैं अदर जो उत्पादन है हमारे कंपटीटर हैं, और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कहाँ हमारा वेरी कर रहा है, कौन सा एक्सपेंस मेरा क्यों वेरी कर रहा है, किस लिए वेरी कर रहा है। हमारा उत्पादन यदि घटिया हो रहा है तो क्यों घटिया हो रहा है,
और हमारे एक्सपेंस का है बढ़ रहा है, तो इस सब प्रश्नों का जवाब हमें कॉस्ट अकाउंट के द्वारा ही मिलता है। अब जहां तक है कॉस्ट के एलिमेंट्स, तो कॉस्ट के एलिमेंट्स 3 ही होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल भी 2 तरह के हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है जो उत्पादन की क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेता है। जैसे कोई बढ़ई फर्नीचर बना रहा है तो बढ़ई का मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, लेकिन फर्नीचर बनाने में जो हम कील का प्रयोग करते हैं वह मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस वह लकड़ी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। फिर और जो अदर चीज़ हम उसमें यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्शन में, तो वह उसका या तो फैक्ट्री के अंतर्गत, ऑफिस के अंतर्गत, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित रहता है, जो मेरा ओवरहेड है। लेबर भी हम देखते हैं, लेबर भी 2 तरह के हैं, एक डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है। अगर डायरेक्ट लेबर है, जैसे वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया, डायरेक्ट लेबर हुआ। जैसे अभी बताएं, फर्नीचर बनाने में बढ़ई की मजदूरी, कपड़ा उद्योग में जो सूत कपड़ा बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी, लेकिन वही जो दरवान की मजदूरी है या सामान को इधर उधर करने वाले हैं, उस लेबर की मजदूरी है, वह मेरा अप्रत्यक्ष व्यय है। तो हम अप्रत्यक्ष लेबर है, तो हमें लेबर को भी देखना पड़ेगा, ये हमारे लिए डायरेक्ट लेबर क्या है और इनडायरेक्ट लेबर क्या है। उसी तरह ओवरहेड में भी कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, जिसे वस्तु को खरीदें और खरीद करके गोदाम तक लाएं, और उसमें जो हमारा खर्चा हुआ वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जैसे कैरेज इनवार्ड हुआ, कैरेज हुआ। इसके बाद डायरेक्ट खरीदने पर कोई ड्यूटी टैक्स वगैरह लग गया, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ जो हमारे फैक्ट्री के अंतर्गत, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री का ग्रीस, ऑयल, ये सब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ऑफिस हेड के अंतर्गत, ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत ऑफिस के स्टाफ की मजदूरी, ऑफिस का किराया, ऑफिस का डिप्रिसिएशन, ये सब ऑफिस ओवर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, सेलिंग में सेल्समैन का सैलरी, कमीशन, डिलीवरी वाहन का डिप्रिसिएशन, ये सब हमारा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग में आ गया। तो ये सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। अलग अलग क्लासिफाई करने के बाद हम उसका पर यूनिट भी निकालते हैं, तब जाकर के कॉस्ट को कंट्रोल करने में यह बहुत ही मददगार होता है। तब हम जानते हैं कौन सा एलिमेंट्स है जहां मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, और उस एक्सपेंस को हम कंट्रोल करने में सक्षम भी होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट के द्वारा हम ये देखते हैं जो हमारा जो कॉस्ट है वह मिनिमाइज हो, उसको हम मिनिमाइज करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हर समय रिसर्च भी हो रहा है। एक रिसर्च डिपार्टमेंट होती है जहां पर हम कौन सी तकनीक अपनावें जिससे हमारा मटेरियल या लेबर या ओवरहेड कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकें, उसको कम से कम कर सकें। तो ये सब करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं। डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद फैक्ट्री के अंतर्गत फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो हमारा प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो हम अपने पॉलिसी के अनुसार जोड़ देते हैं, तब मेरा सेलिंग प्राइस निकलता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा हम कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसको प्रॉपर ढंग से अकाउंट्स में लिखना, जो अकाउंटिंग की क्रियाओं, ये भी तो डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम पर ही आधारित है। क्योंकि हम पहले ही बताएं
यह भी फाइनेंशियल अकाउंट का ही एक अंग है। फिर लागत का विभाजन तो कर ही देते हैं। कुछ लागत होते हैं जो जॉइंट हैं, अब उसको अलग अलग, अब एक जॉइंट है उसको एलोकेट करना है, उसका कुछ हिस्सा हो सकता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, कुछ ऑफिस से रिलेटेड हो, कुछ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट से हो, उसमें उसके जो क्लासिफिकेशन किए हैं तो उसका भी हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं और निश्चित भी करते हैं। अब यहाँ की ओवरहेड, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, और एक आता है ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, दोनों प्रायः एक ही है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर ये है, जो ओवरहेड जो है मेरा, वो लमसम अमाउंट दिया रहता है, 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, लेकिन ऑन कॉस्ट जो है वह रिलेशन में दिया जाता है, रिलेशन परसेंटेज में दिया रहेगा। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ऑफिस ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड। इस तरह ये हो गया मेरा ऑन कॉस्ट। एक हो गया मेरा ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी तकनीक ज़रूरत होती है वह हम अपनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम कितनी मात्रा में एक बार वस्तु का आदेश दें जो हमारा सस्ता पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमको एक ठेला सामान मंगाना है और हम कहें कि एक ट्रक में भेज दो, तो कैरिंग कॉस्ट मेरा ज़्यादा हो जाएगा। या कभी कभी सप्लायर की पॉलिसी रहती है जो अब इस आकार में अगर मात्रा में माल लेते हैं तो इस पर हम इतना % डिस्काउंट देंगे, तो हम इसका भी ध्यान रखते हैं, कैरिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखते हैं। और जितने भी सप्लायर हैं उसका ये भी रखते हैं कि अगर हम जहाँ से मटेरियल या कोई भी सामान मंगा रहे हैं तो उसमें वेस्टेज कितना जाता है। अगर कोई कह दे जो हमारा बहुत सस्ता सामान है, वहाँ से मंगा लिया, लेकिन पता चला इसमें वेस्टेज ज़्यादा चला गया, और कोई कुछ ज़्यादा महंगा दिया लेकिन वेस्टेज उसमें कम गया, तो इस पर भी ध्यान देते हैं कंट्रोल करने के लिए जो हमको कैसे इसको कॉस्ट को कंट्रोल करें। लेबर में भी ये बात हम ध्यान रखते हैं, एक स्किल लेबर है, एक अनस्किल लेबर है। स्किल लेबर अगर हम लेते हैं तो वहाँ वेस्टेज उससे कम होगा, वेस्टेज कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अनस्किल लेबर यदि हम रखते हैं तो वहाँ क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन मेरा कम होगा। तो यहाँ हम इस पर भी ध्यान रखते हैं। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए फिर इसके बाद कॉस्ट के संबंध में एक रिपोर्टिंग भी तैयार करते हैं, जिसको कॉस्ट रिपोर्टिंग कहते हैं, या मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि सारे डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी ओनली ए टूल्स एंड टेक्निक इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। ये सब मैनेजमेंट के लिए एक टूल्स टेक्निक का काम करता है, क्योंकि सारे पॉलिसी तो मैनेजमेंट के द्वारा ही निश्चित की जाती है। तो हम इसके लिए कॉस्ट का रिपोर्टिंग भी तैयार करते हैं, और लागत में कमी लाने के लिए, यानी कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक एक एलिमेंट्स को एक तरह से धूम देते हैं रुई की तरह कॉस्ट के अंतर्गत, और तब हम उचित पॉइंट पर पहुंचते हैं जो कहाँ किस पॉइंट पर किस एलिमेंट्स पर हमारा कॉस्ट ओवर हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है। और ये बगैर कॉस्ट के होगा ही नहीं। और कॉस्ट का ऑडिट भी होता है, कॉस्ट का ऑडिट भी होता है। यदि हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो कॉस्टिंग का प्रोसेस मेरा सही है कि नहीं, कॉस्टिंग के जो अकाउंटिंग किए वो प्रॉपर ढंग से किए कि नहीं, कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कर दिए, किसी कॉस्ट को इग्नोर तो नहीं कर दिए। ये सारी चीज़ को देखने के लिए हमें कॉस्ट का भी ऑडिटिंग करना जरूरी होता है। जहाँ तक कॉस्ट के
इतिहास का सवाल है तो सबसे पहले 1944 ईस्वी में ही कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंटेंट एक्ट पास किया गया, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट पास किया गया, और जिसके द्वारा कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ने कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग एक्ट पास किया, जिसके द्वारा हम इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें थोड़ा फेरबदल किया गया। यह किया गया 1959 में। 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और इसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि किन किन उत्पादन संस्थाओं में, फैक्ट्री में कॉस्ट शीट रखना अनिवार्य है, इसकी अनिवार्यता की गई। इसमें कई उद्योग हुए, जैसे कागज उद्योग, बिजली उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री, ये चीनी उद्योग, ऐसे कई उद्योग थे। इसका लिस्ट दिया नहीं, यहाँ कॉस्ट रखना जरूरी कर दिया गया। आप जब उत्पादन करेंगे तो आपको कॉस्ट शीट बनाना है, और कॉस्ट के जो रूल रेगुलेशन है उसके अंतर्गत ही आप कॉस्ट शीट बनाइएगा। जहाँ तक इसकी आवश्यकता का सवाल है, ये क्यों जरूरी है? हम जो कॉस्ट बनाते हैं यह जरूरी क्यों है? इसके द्वारा हम उत्पादन की जानकारी लेते हैं, उत्पादन लागत की जानकारी लेते हैं। हम जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा, हम फाइनेंस अकाउंटिंग के द्वारा जो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, वह उत्पादन की क्या लागत है उसकी कोई जानकारी नहीं देता है। ये कॉस्ट शीट के द्वारा ही हम उत्पादन लागत की सही जानकारी प्राप्त करते हैं, और सामग्री पर नियंत्रण, मटेरियल पर कंट्रोल करना, या लेबर पर कंट्रोल करना, या ओवरहेड पर कंट्रोल करना, ये भी इसी कॉस्ट के द्वारा ही संभव होता है। वैसे फाइनेंशियल अकाउंट बनाए, एक के बार लिख देते हैं वेजेज, सैलरीज, मटेरियल्स। अब कौन हेड में है, कहाँ पर है, किसके ऊपर है, ये किसका सैलरी है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन कॉस्ट के द्वारा हम क्लासिफाई जब कर देते हैं तो फैक्ट्री का लेबर का है, कि ऑफिस के लेबर का है, कि डायरेक्ट लेबर का है, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लेबर का है, ये हमारे स्पष्ट हो जाते हैं, और हम अपना सही कदम उसको कंट्रोल करने के लिए उठाने में सक्षम होते हैं। फिर जो है, जो हम चाहते हैं रियल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जानकारी मिले। अगर कॉस्ट का सही जानकारी नहीं रहेगा, कॉस्ट की ही जानकारी नहीं रहेगा, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निश्चित कर सकते हैं? जब सेलिंग प्राइस निश्चित नहीं कर सकते हैं तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमें किसी वस्तु की अपना कॉस्ट मालूम हो, तब उसको सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा करके, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा करके हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। लेकिन यदि हमारा कॉस्ट ही नहीं हो तो हम इसे नहीं निकाल सकते। फिर हम मजदूरों को जो मजदूरी देते हैं, वेज पेमेंट करते हैं, तो वेज पेमेंट के जितने भी सिस्टम है, चाहे टाइम वेजेज हो, पीस वेजेज हो, या इंसेंटिव हो, इसके बारे में हमारा फाइनेंशियल अकाउंट कुछ नहीं बताएगा। कॉस्ट अकाउंट के द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं लेबर को किस सिस्टम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाए। समय के अनुसार मजदूरी दें, या काम के अनुसार मजदूरी दें, या प्रेरणात्मक मजदूरी दें। प्रेरणात्मक मजदूरी, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हुई तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने सिद्धांत में मजदूरी पर बहुत जोर दिया। नहीं, हम जो देते हैं ये दोनों सिस्टम से मजदूरी, समय के अनुसार या कार्य के अनुसार मजदूरी देते हैं, तो ये हुआ जो घोड़े और गधे को एक ही डंडे से हाँकने वाली बात हो गई। इसीलिए जो स्किल लेबर है उसको बढ़े हुए रेट से मजदूरी मिलनी चाहिए, और जो अनस्किल लेबर है उसको उससे कम रेट से मजदूरी मिलनी चाहिए। यही इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने कहा। फिर हमारे जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग फैकल्टी है, सेल्स है,
परचेज है, रिक्रूटमेंट जो भी है, सेल्स है, परचेज है, प्रोडक्शन है, उस सभी विभागों की यदि हम उसकी इफिशियंसियाँ जानना चाहते हैं, कार्य क्षमता का आकलन करना चाहते हैं, तो किसी भी विभाग की कार्य क्षमता का आकलन करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबका अलग अलग कॉस्टिंग किए और सबका अलग अलग जो उत्पादन हुआ उसकी भी हम आकलन कर लेते हैं, तब हमें उसकी कार्य क्षमता का पता चलता है हर एक विभाग का। फिर यदि हमें टेंडर प्राइस निकालना हो, कोई नया काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, सड़क निर्माण करना हो, पुल निर्माण करना हो, भवन निर्माण करना हो, किसी भी ऐसे निर्माण कार्य को करने के लिए अगर हमसे टेंडर मांगा जाता है, जब आप कितना कीजिएगा, हम कैसे टेंडर देंगे? सबसे पहले उसका कॉस्टिंग करेंगे, हम इस काम को करने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा उस कॉस्ट का आकलन कर लेंगे और कॉस्ट में हम अपना ड्यू प्रॉफिट जो है ऐड करके तब हम उसका टेंडर प्राइस भर सकते हैं। तो टेंडर प्राइस भरने के लिए भी कॉस्ट की ज़रूरत होती है। फिर एक आता है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। यह वह बिंदु है जिसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई भी बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्शन जो करते हैं, प्रोडक्शन में भी होता है, हम देखते हैं एक दिन में कि जो मेरी लागत है वह किस पॉइंट तक उत्पादन या विक्रय करने में हमारा वो जीरो होता है, और उस बिंदु से जितना हम आगे प्रोडक्शन करेंगे वह हमारे लिए बेनिफिट होगा, वह हमारे लिए लाभदायक होगा। तो ये बीईपी भी यहाँ जानकारी हम लेते हैं और तब हम अपना ऑप्टिमम साइज में जो हमको प्रोडक्शन करना है, जहां हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए बीईपी का भी अध्ययन करना और कॉस्ट के द्वारा हम बीईपी का भी आकलन कर लेते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट में या कॉस्ट में किसी तरह का वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की सही जानकारी हमें कॉस्ट के द्वारा मिलती है। हम उसको परसेंटेज में लेते हैं, रेशियो में लेते हैं, हम अपने अनुसार उस आंकड़े को विभिन्न तरह के आंकड़ों में कंपेयर करने के लिए जो सूटेबल होता है वहाँ कहीं परसेंटेज में लिए, कहीं रेशियो में ले लिए, कहीं उसका टर्नओवर में ले लेते हैं, और इस तरह से इसके क्या कहते हैं जो व्याख्या करने में ये सहायक होती है। और ये ही आवश्यकता है कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसके द्वारा हम लागत का ही निर्धारण नहीं करते हैं, लागत पर नियंत्रण भी करते हैं, सामग्री मजदूरी उपरिव्यय पर नियंत्रण करते हैं, और लागत के संबंध में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए ये कॉस्ट अकाउंटेंसी सक्षम होता है। फिर जो हमारा मटेरियल है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री और मटेरियल में अंतर है। इन्वेंट्री एक ब्रॉड वर्ड है और मटेरियल उसका एक सूक्ष्म रूप है। इन्वेंट्री के अंतर्गत हम लेते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स, एक्सपेंडेबल पार्ट्स। ये सारे के सारे चीज आगे किसके अंतर्गत? इन्वेंट्री के अंतर्गत। और मटेरियल लेते हैं तो मटेरियल एक मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ या मटेरियल, लेकिन दोनों को हम एक ही समझते हैं, मटेरियल और इन्वेंट्री एक ही समझते हैं। लेकिन कॉस्ट के अंतर्गत या मैनेजमेंट के अंतर्गत इन्वेंट्री को व्यापक रूप दिया गया है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़े होंगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करने के कई तरीके हैं, जिसमें एक है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज मेथड जिसमें हम एवरेज तरीके से निकाल देते हैं। एवरेज में भी दो तरह के होते हैं, एक हुआ सिंपल एवरेज और एक हुआ वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, जो हमारा रेट है, जैसे एक रेट है 15 रुपये पर यूनिट और दूसरा हो गया 17 रुपये पर यूनिट, तो दोनों को जोड़ दिए 15-17 और 2 से भाग दे दिए, यानी 100 यूनिट पर यूनिट। ये हो गया मेरा सिंपल वेटेड एवरेज।
अब वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, जो यूनिट को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने भी यूनिट हैं, अलग अलग डेट के अलग अलग रेट के यूनिट हैं, रेट है, उसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट है उससे डिवाइड करके हम वेटेड एवरेज में निकालते हैं। इसमें एक निफो मेथड भी है, हिफो मेथड भी है, हाईएस्ट इन प्राइस फर्स्ट आउट, ये भी पॉलिसी है। हाईएस्ट हिफो मेथड करते हैं, निफो मेथड में नेक्स्ट इज इन फर्स्ट आउट। अब इसमें भी इन्वेंट्री में या मटेरियल में ये भी कौन सा मेथड किस उद्योग में किस व्यवसाय में सूटेबल होगा, ये उस व्यवसाय या उद्योग की नेचर पर निर्भर करती है। जैसे कोई शीशे का कारोबार कर रहा है, अब गोदाम में रखा मटेरियल को, तो शीशा अगर रखा गया तो वो जो सामने है सामने से उठाएगा, इन्हें कहेगा जो लास्ट वाला लाया है पहले आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसमें नहीं होगा, उसमें होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो अगर गोदाम भरा हुआ है पूरा, तो सामने से जो है उसको निकालो। अगर हम सामने से नहीं निकालेंगे, उधर से निकालेंगे, तो शीशा का सामान है उसको उठा के इधर उधर करने में टूट फूट होगी ज़्यादा। अब जब टूट फूट होगी तो लॉस होगा, और शीशा का सामान है वो खराब भी नहीं हो सकता है। लेकिन वही मेडिसिन अगर है, तो मेडिसिन का स्टोर है, तो उसमें क्या होगा, फीफो मेथड काम करेगा, क्योंकि मेडिसिन का टाइम है, एक टाइम के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा, कूड़ा में फेंकना पड़ेगा। इसलिए जो पहले उत्पादन हुआ उसको पहले खपत कर लेना है। तो ये भी टेक्निक कॉस्ट के अंतर्गत हम देखते हैं। ये आ गया इसके वैल्यूएशन के संबंध में, जो हम मटेरियल का किस वैल्यूएशन पर रखें। फिर इसका वैल्यूएशन के बाद इसका कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल के लिए जो बताएं, EOQ जो दिया हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकालते हैं किस पैमाने पर दे। इसका फॉर्मूला है √2AS/C। ए हुआ एनुअल यूजेज, S हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब ये फार्मूला भी इसमें दिया गया है कि ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर देने के लिए जो हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होना चाहिए वो निकालते हैं, ये कॉस्ट के संबंध में। इसके बाद कॉस्ट जो है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी तकनीक है जो विद्वानों ने दी है, वह तकनीक भी एक डायनामिक है, क्योंकि आजकल युग ही तो डायनामिक है। एक तकनीक पुरानी पड़ जाती है तो हम नए तकनीक को एडॉप्ट करते हैं। इसके संबंध में भी कुछ न कुछ अपने विचार भी दिए हैं। कॉस्ट जो है, इसको कहा गया है ये रियल नहीं है, ये अनुमान पर ही आधारित होता है, ये अनुमान पर ही आधारित होता है। जैसे हम बताएं, अभी टेंडर प्राइस के लिए हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसका टेंडर प्राइस के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार करते हैं, और रियल कॉस्ट बाद में होती है। इसलिए यहाँ रिकॉन्सिलेशन भी जरूरी होता है। किसके साथ? फाइनेंस के साथ। हम कॉस्ट के अनुसार भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फाइनेंस के अनुसार भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब दोनों प्रॉफिट में जो अंतर आ गया, उस अंतर को पाटने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिकॉन्सिलेशन करते हैं, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो उसमें यह भी एक टेक्निक है। अब यहाँ पर दोनों के अंतर को निकालें, अंतर को निकालेंगे तब उसके बाद अंतर के कारणों को भी जानेंगे, और जब अंतर के कारणों को जान जाएंगे तब उसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल स्टेप होगा हम उस पर उठाएंगे और उसको हम कंट्रोल करेंगे। जो कॉस्ट का जो इसकी जो सिद्धांत है, कॉस्ट की जो सिद्धांत है, उसमें कहा गया है लागत हमेशा इसके कारणों से संबंधित होता है। जो हमारा कॉस्ट है इसका कोई न कोई कारण होगा, चाहे बढ़ने का घटने का जो भी है, हम लिखते कारण है। जैसे हम मटेरियल 5 रुपये पर यूनिट खरीद रहे हैं तो हुआ कि कॉस्ट इसका 5 रुपये है,
कभी हम मटेरियल को बाजार में 10 रुपये खरीद रहे हैं तो इसका कारण हुआ 10 रुपये इसका था, इसलिए इतना इसका मूल्य हो गया। दूसरा है क्या, जो कॉस्ट के अंतर्गत जो असामान्य, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस का कोई स्थान नहीं है। फाइनेंशियल में इसका स्थान है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, इस सब चीज को हम उसमें लिखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में उसको समावेश करके हम उसका नेट प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत ये जितने भी एबनॉर्मल लॉस होती हैं, लागत होती है, इसको हम कहीं भी नहीं दिखाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इसमें हम इसका नहीं चर्चा करते हैं। लागत किए जाने के बाद ही दिखाया जाता है। कहने का मतलब है जब लागत करते हैं तब उसको लागत में दिखाते हैं, पहले एस्टिमेटेड होती है और लागत में जो हुआ वही हम रियल में इसको दिखाते हैं। यह भी जो है सो हमारा डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम पर ही आधारित है। यह दो हम लोग जो पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम, उसी रूल रेगुलेशन पर ही कॉस्ट अकाउंट भी आधारित है। ये इसके महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। यह इसका उत्पादकों के लिए भी है, क्योंकि जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वह अपने उत्पादन में लेबर, मटेरियल, ओवरहेड को कंट्रोल करने के लिए, अपने विक्रय मूल्य को निर्धारण करने के लिए, हमारा विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसमें ड्यू प्रॉफिट जोड़ करके निर्धारित करते हैं, टेंडर प्राइस निकालने के लिए, और किसी दूसरे उत्पादन की लागत से इसकी तुलना करने के लिए भी ये जरूरी है। अगर इसके लाभ में वृद्धि होती है या कमी होती है तो इसको भी जानने में सहायक होती है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी हम आसानी से फाइनेंस के साथ तैयार कर लेते हैं। ये कर्मचारी को भी लाभप्रद होती है। हम बताएं, इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अगर पूछे कॉस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, हम कर्मचारी को दो भाग में बांटते हैं, स्किल, अनस्किल। जो स्किल पर्सन है वह ज़्यादा काम करता है, उसको वेतन भत्ता ज़्यादा मिलता है, जैसा कि इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत अभी हम चर्चा किए। FW टेलर ने, जो फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं, उन्होंने कहा जो हमारा स्किल लेबर है उसको बढ़े हुए रेट से मजदूरी देनी चाहिए। तो स्वाभाविक है इसे हमारे कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा। और जो कर्मचारी अनस्किल है वो भी प्रेरित होते हैं, जिन्हें हम भी काम सीखें और स्किल के पंक्ति में हम भी खड़ा हो जाए, हमको भी उसी रेट से मजदूरी मिले। वहां लापरवाही खत्म हो जाती है। ऐसा माहौल होता है, लापरवाही खत्म हो जाती है। सब जानता है कि मेरा असेसमेंट हो रहा है, हमारी आउटपुट क्या है वह देखा जा रहा है। इसलिए कर्मचारी अधिक मेहनत करते हैं, अपना 100% योगदान देते हैं, जिससे कर्मचारी को वेतन, भत्ता, इंसेंटिव, ये सब जो है बढ़े हुए रेट से मिलता है। तो ये कर्मचारी के लिए भी फायदामंद है। जो इन्वेस्टर है उसको भी फायदा है। जब कॉस्ट अकाउंट होगा प्रॉपर ढंग से तो अधिक प्रॉफिट होगा, तो रिटर्न उसको ज़्यादा मिलेगा। तो इन्वेस्टर भी इससे इसका लाभ उठाते हैं, और हमारे कंज्यूमर हैं उसको भी लाभ होता है, क्योंकि उसको भी अच्छा सामान कम लागत में मिल जाता है। कॉस्ट कंट्रोल के द्वारा हम अच्छे किस्म का सामान बना लेते हैं कम कीमत में, और इसका अंतिम उपभोग तो उपभोक्ता ही करता है। तो उपभोक्ता भी इससे बेनिफिट है, और हमारे राष्ट्र और समाज के निर्माण में भी इसका भाग होता है। क्यों? अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जहाँ प्रोडक्शन होगा तो हमारे नेशनल इनकम बढ़ते हैं, जिससे हमारे समाज में लोगों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलता है। फिर भी कॉस्ट अकाउंट की आलोचना की गई है। अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं, ये तो अर्थ से ही लिमिटेड है ना, प्रोडक्शन से, एक भी सिद्धांत आलोचना से वंचित नहीं है। अर्थशास्त्र की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे तो बरबरा उटर ने कहा है, whenever 6 economics are gathered, there are 7 opinion। जहाँ 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं
वहाँ 1 बढ़ करके यानी 7 मत हो जाती है। तो अर्थशास्त्र के कोई भी सिद्धांत हो तो उसकी आलोचना कुछ न कुछ उसका स्वाभाविक हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं अगर इससे हमें मेरिट ज़्यादा है तो कम मेरिट को हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं ज़्यादा बेनिफिटेड है तो यही पॉइंट लेके चलता है। कुछ लोग कहा कि ये अनावश्यक है, अननेसेसरी है। कॉस्ट अकाउंट अननेसेसरी नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट की लागत के जानना जरूरी है। कुछ लोग कहा कि नहीं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉस्ट वैसे ही हो रहा है, इसके लिए अलग कॉस्ट अकाउंटेंट बहाली करें, इसकी क्या ज़रूरत है, ये अननेसेसरी है, अनावश्यक भार है, इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है। कुछ लोगों की ये मत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहा ये खर्चीला प्रणाली है, इसमें जो किया गया खर्च है बेकार का है। नहीं, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। वो खर्च जरूरी होता है और हम खर्च करते हैं, उससे जितना खर्च करते हैं उससे कई टाइम्स ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है उससे। कुछ लोग कहा जो नहीं, जो कॉस्ट अकाउंट है वो फेल्योर है। फेल्योर इस आधार पर कहा, जो जितने भी इंटरप्राइजेज हैं अगर वहाँ कॉस्ट अकाउंट होता है तो कोई एक आध ऐसे भी निकलते हैं जहाँ लगता है इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कॉस्ट करने के बाद भी, कॉस्ट डिपार्टमेंट स्थापित करने के बाद भी वो बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, इसलिए कहा ये वहाँ सक्सेस नहीं है। तो एक आध यदि एक्सेप्शनल को ले करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह प्रणाली जो है यह असफल है। फेलियर ऑफ द सिस्टम। कुछ लोगों का ये कहना है जो कॉस्ट अकाउंटिंग 100% सफल नहीं रहा है। ये इस आधार पर कहा गया, उन्होंने अगर 100-200 बिजनेस इंटरप्राइजेस का आकलन किया तो देखा इसमें कुछ ऐसे 2-4-5 यूनिट हैं जो कॉस्ट बनाने के बाद भी वह असफल होते जा रहा है। तो अब 2-4-5 यूनिट कॉस्ट अकाउंट बनाने के बाद भी असफल हो रहा है, तो इसीलिए कहें ये पद्धति ही असफल है, ये कहना न्यायोचित नहीं होगा। उसके और भी कई सारे कारण होंगे और उस कारण के आधार पर हम कह दें कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम ही फेलियर है, ये उचित नहीं है। लेकिन आलोचकों ने ऐसा कहा है। दूसरा कहा कि नीरसता, मोनोटोनस। नीरसता कहने का है कि किसी एक ही प्रकार के काम को बार बार करने से लोगों में नीरसता आती है। तो ये तो मैनेजमेंट के अंतर्गत डिपेंड करता है। कॉस्ट के अंतर्गत भी कई तरह के काम हैं। उस स्टाफ को ट्रांसफ़र कीजिए, एक जगह से दूसरे जगह दीजिए, उसको प्रमोशन कीजिए। प्रमोशन, ये सब नीरसता को समाप्त करने के लिए कर्मचारियों का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन होते रहता है, जिससे एक जगह बैठे बैठे आप भी उब जाते हैं तो उठ के थोड़ा बालकोनी में टहल लेते हैं। ये नीरसता का कारण है। फिर कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, तो फिर लगता है नहीं। तो ये कहने का अभिप्राय है कि एक ही काम को एक कर्मचारी द्वारा वर्षों वर्ष कराते रहें तो नीरसता आना स्वाभाविक है। इसलिए कर्मचारी की जगह का परिवर्तन, उसके पद का परिवर्तन प्रमोशन के द्वारा, इस सब काम को करते रहना चाहिए। ये मैनेजमेंट को देखा जाता है, लेकिन नीरसता उन्होंने दिया है। फिर कहा है कि अविश्वसनीयता, यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए कहा गया है कि कॉस्ट के जितने भी आंकड़े होते हैं अधिकांश अनुमान पर ही लिए जाते हैं। तो अनुमान हमेशा 100% सही हो यह तो संभव नहीं है। आप कभी अनुमान लगाते हैं तो आपका 100% भी हो सकता है, कभी 90% होगा, कभी 50% होगा। तो अनुमान ही होता है जिसकी 100% गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो कॉस्ट में जो अनुमान पर है, जैसे हम एस्टीमेट बनाएं, कोई पुल बनाने का ठेका लिए जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, हम उसे एस्टीमेट बना लिए जी ये 5 करोड़ में हो जाएगा। जब बनाने लगे तो पता चला कि नहीं, इसको बनाने में 7 करोड़ रुपया लगेगा। तो अब अचानक कॉस्ट में परिवर्तन हुआ
या किसी भी कारण से हुआ, तो इसका मतलब हमेशा तो ये नहीं होता है। अगर कॉस्टिंग करते हैं तो कॉस्टिंग करते समय जो एस्टीमेट है उसको संभावित कितने समय में ये बनेगा, इस समय में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है कम से कम वो तो हमारे पास है, उसका अनुमान लगा लेते हैं। मेरा इन्फ्लेशन रेट जितना है उस हिसाब से हम कॉस्ट को, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, और तब एक एस्टीमेट बना लेते हैं, तो वो लगभग मेरा सही रहेगा। अगर हम ऐसे अनस्किल्ड पर्सन से बना लें और जिसको कि इसका समुचित ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक है वहाँ मेरा एस्टीमेट जो है वह टेंडर प्राइस मेरा सही साबित नहीं होगा। देखते हैं कई टेंडर प्राइस अचानक कभी किसी वस्तु का कीमत भी बढ़ जाती है, अचानक कभी घट भी जाती है, ये भी एक्सेप्शनल किसी किसी में होता है। ये एक विद्वान का कहना है कि ये मैनेजमेंट का कार्य जो है अचानक आप बढ़ा दिए कॉस्ट अकाउंटिंग करके, इसकी जरूरत ही नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कॉस्ट अकाउंट के काम करके मैनेजमेंट के वर्क को आप अननेसेसरी बढ़ा दिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है, अब है जो हम यदि चाहें आइडल आदर्श लागत लेखा तैयार करने के लिए, तो इसकी क्या गुण होनी चाहिए। अभी हम केवल कॉस्ट के बारे में सारा चीज़ इंट्रोडक्शन केवल दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे। प्रैक्टिकल बनाइएगा वो बनाइएगा। अब सीधे बना रहे हैं तो एक हुआ कि जो कॉस्ट के संबंध में हम लोग इसकी समझिए एक भूमिका हो गई। एक आदर्श लेखा के लिए जो जरूरी है वह है सरलता, सिंप्लिसिटी। कॉस्ट को एकदम सिंप्लीफाई होना चाहिए, आसानी से कोई भी उसको समझ सके, देखे, पढ़ सके, समझ सके और उसमें अपना कुछ अनुमान भी लगा सके। दूसरा है मितव्ययता, इकोनॉमी। हम अगर कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं तो एक कहावत है, 6 आने की मुर्गी या 9 आने की मसाला नहीं होनी चाहिए, यानी कॉस्ट की लागत भी कम होनी चाहिए, मितव्यय होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जिसको ऑप्टिमम होनी चाहिए। आजकल जो वर्ड दिया गया है, अब कहता है कि जो कोई बिजनेसमैन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चाहता है, रीजनेबल प्रॉफिट, उसके एक वर्ड आ गया रीजनेबल प्रॉफिट, नॉट मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसमें क्या होना चाहिए, लोचता भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम उसमें कोई आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके, परिवर्तन करने में हमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये एक्यूरेट हो, शुद्ध हो, इसमें किसी तरह का कृत्रिम नहीं हो, बनावटी नहीं हो, यह एक्यूरेट हो और हमारे बिजनेस के अनुकूल हो। हम जिस पर्पस से बना रहे हैं उसके अनुकूल हो, उसमें किसी तरह की उसमें वेरी नहीं करे और इसका आसानी से हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। कंपैरेटिव स्टेटमेंट यदि तैयार करना हो तो वो भी हम आसानी से इसके द्वारा कर सकें। और कोई हमें सूचना लेना हो, इंफॉर्मेशन लेना हो, तो हम आसानी से उससे इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकें। और इसके अंतर्गत जो वर्क का जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, वो साइंटिफिक ढंग से हो और योग्य कर्मचारी को ही योग्य काम देना चाहिए। जो कर्मचारी जिस कार्य के योग्य हो उसको वह काम देना चाहिए, यानी डिवीजन ऑफ वर्क। फिर जब हम इसका मिलान करें किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो इसका रिकॉन्सिलेशन भी हम आसानी से ढंग से कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, अगर इसमें किसी तरह की फॉल्ट होती है, कमी होती है, फ्रॉड होती है, तो उचित पर्सन को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। उचित पर्सन को, जो इसके जिम्मेवार व्यक्ति है, उसको जिम्मेवार ठहराया जा सके। ये कॉस्ट अकाउंट, आदर्श कॉस्ट अकाउंट के लिए ये सब जरूरी है। क्या क्या बोले? हाँ हाँ, मत दिए हैं। हाँ, देखिए फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है, फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है। आप तो देख रहे हैं कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। अगर
प्रॉपर ढंग से अगर सब कुछ ढंग से किया जाए, इसीलिए हर एक चीज़ में उसका ऑडिट भी जुट गया है। कॉस्ट का भी ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंस का भी ऑडिट होना चाहिए, मैनेजमेंट का भी ऑडिट होना चाहिए, कॉस्ट का भी ऑडिट होना चाहिए। तो अगर उसमें किसी तरह की फ्रॉड है तो ऑडिटर इस चीज़ का फाइंड आउट जल्दी कर सकता है। वो स्किल पर्सन होता है, उसके सब कुछ की जानकारी है, कहाँ क्या फ्रॉड किया गया। क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अगर एक जगह करेक्ट कर दिए तो दूसरी जगह आप नहीं कर सके। करेक्ट करने का अगर आपने जो तरीका अपनाया उस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है। अगर आप ढूंढना चाहें ईमानदारी से तो कोई बच नहीं सकता है। अगर ऑडिटर सही ढंग से काम करे तो वो बच नहीं सकता है। कागजी हेरा फेरी कुछ भी कीजिए, कहता है चोर अगर चोरी करता है तो वहाँ कुछ ना कुछ अपना निशान छोड़ जाता है, जिस निशान को देख करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कई सीरियल भी देखे होंगे, अकाउंट्स में तो ये कई तरह के तो ये चिन्ह रखे रहते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए, कहीं आप बिल दे देते हैं, हाँ ये हमने दिया, तो आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कीजिए। आप उस बिल ओरिजिनल है कि नकली है उसकी तहकीकात के उसके फाइल से जाके मिलाइए। जो ने बिल काट के दिया है उसके फाइनेंशियल अकाउंट को देखिए,